वेलकम टू माय मनीष राज और क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पुष्पी पादप में लैंग्वेज, जो कि बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 है। आइए हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि पर परागण के लिए माध्यम यानी कौन कौन से माध्यम होते हैं जिसके कारण पर परागण होता है। जो पर परागण की जो प्रक्रिया होती है वह होता है। इसके लिए जो हमारे वायु जल परागण वो क्या होते हैं, इनके लिए कंडीशन इनकी आवश्यक शर्तें हैं क्या 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 होती हैं, और कीट परागण क्या होता है वह इसके लिए आवश्यक क्या होता है। आइए वीडियो की देरी न करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पर परागण के लिए विभिन्न माध्यम अभिकर्मक या कारक कुछ भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है कि पर परागण के लिए कारक क्या होते हैं, अभिकर्मक क्या होते हैं, माध्यम क्या कौन कौन से होते हैं। तो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो जैविक एक हमारा अजैविक। जैविक कौन सा होता है हमारा, जो कि प्राणियों जो कीट द्वारा होते हैं। किसके द्वारा, कीट के द्वारा। तो हमारे जो अजैविक होते हैं उसमें हमारा वायु जल और कीट आ जाते हैं। तो आइए वीडियो की देरी ना कर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे वायु के द्वारा क्या होते हैं, इसमें परागणों को नष्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो परागण होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं। यानी कि इसमें परागण ज़्यादा नष्ट होते हैं, इसमें ज़्यादा रिलीज़ करने की आवश्यकता होती है। किसमें, वायु परागण में जो हमारे परागण के अंतर्गत जो हमारा माध्यम है वायु, उसके अंतर्गत में हमारे जो परागण होते हैं वो ज़्यादा रिलीज़ करने होते हैं। आइए इसके लिए आवश्यक शर्त कौन कौन सी होती हैं। हमारे जो परागण होते हैं वह हल्के व चिपचिपाहट रहित होने चाहिए। चिपचिपा रहित कैसे होने चाहिए, चिपचिपाहट रहित होने चाहिए। क्योंकि अगर चिपचिपे हुए तो कहीं पर भी चिपक गए तो वहाँ के वहीं चिपके रह जाएंगे। इसके लिए हमारे परागण कैसे चाहिए, हल्के व चिपचिपाहट रहित होने चाहिए। रहित का मतलब होता है नहीं और सहित का मतलब होता है होना, समझा गया। तो चिपचिपाहट रहित होने चाहिए। और परागण खुले एवं पुंकेसर में होते हैं। इसमें जो परागण होते हैं वो हमारे फुले हुए पुंकेसर के भीतर होते हैं। और ऐसे पुष्पी पुष्प के वर्तिकाग्र बड़े होते हैं, जिसके कारण जो हवा माने कि जो वायु के माध्यम से आने वाले जो परागण है वो आसानी से पुष्प ले सके, पुष्प के जो वर्तिकाग्र तक जा सके। इसमें यानी कि मैंने बताया ना कि जो हमारे वर्तिकाग्र है बड़ी होनी चाहिए। मैंने बताया था ना आपको, किसमें बताया था, ये कंडीशन थी पर परागण के अंदर। तो इसमें वर्तिकाग्र बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे परागण आ रहे हैं वायु के माध्यम से वो आसानी से स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच सकें। तो ये वाली कंडीशन हो गई। प्रत्येक अंडाशय में अकेला बीजांड तथा गुच्छे कई फूल होते हैं। यानी कि एक तो अकेला अंडाशय होता है और उसमें कई फूल होते हैं, क्योंकि फूल में क्या कहते हैं, फूल होंगे ज़्यादा तो ज़्यादातर हम वो रिलीज़ हुए हैं जो वायु के माध्यम से आ रहे हैं वो एक फूल पर ना जाकर कई होता है कि एक फूल पर नहीं जा पाते, दूसरे पे नहीं जाते। तो बहुत सारे 3 गुच्छे में होते हैं, तो वो एक पर नहीं जाए दूसरे पर जा सके, समझिए क्या। इसमें गुच्छे में फूल होते हैं, गुच्छे में कई गुच्छे फूल होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भुट्टा और घास और वर्तिका हवा में घूमती रहती है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो भट्टा में उदाहरण बताया था इसका भुट्टा, तो इसके जो गुच्छेदार में होते हैं इसके फूल, तो वर्तिकाग्र हवा में घूमती रहती है। जब वर्तिकाग्र हवा में घूमेगी, जो वायु में आ रहे हैं जो परागण वायु के माध्यम से, वो वर्तिकाग्र में आसानी से पहुंच सके, इसलिए जो वर्तिकाग्र होती है वह हवा में घूमती रहती है। तो आई होप इसमें जान सकेंगे आप। पुष्प हमारा एक लिंगी होना चाहिए और रंगहीन होना चाहिए और सुगंध रहित होना चाहिए और मकरंद रहित होना चाहिए वायु में। तो आई होप आप इसके कंडीशन जान चुके होंगे, किसके, वायु के, और कंडीशन क्या क्या होती है, आवश्यकता क्या क्या होती हैं। आइए हम जल के बारे में बात करते हैं। यह ज़्यादातर एक बीजपत्री पौधों में होता है। किसमें, एक बीजपत्री पौधों में। तो मैं बता, ये एक बीजपत्री पौधों में होते हैं, जैसे हमारा ब्रायोफाइटा, शैवाल, टेरिडोफाइटा,
और वेलेस्नेरिया, हाइड्रेला, जोस्टेरा समुद्री घास होती है जो, और जलीय पौधों में जल परागण। आप ये नहीं लिख देना कि डायरेक्ट इसमें जो जल परागण होता है वो जलीय पौधों में भी, इसमें जलीय पौधों में नहीं होता। जैसे वाटर गए सिंध व वाटर लिली, इसमें कीट परागण होता है, समझ आ गया। इसमें हमारा जल परागण नहीं होता, इसमें कीटों द्वारा होता है। तो आप ये मत डाल देना कि जो वाटर लिली है वो तो हमारा जलीय पौधा है, इसमें हमारा डायरेक्ट उसमें किससे होगा, कीट के द्वारा होगा, कीट और वायु के माध्यम से होता है इसमें। तो आप इसमें मत डाल देना डायरेक्ट इसमें। अब आइए हमें इसका एक उदाहरण देखते हैं। वेलेस्नेरिया में, वेलेस्नेरिया के माध्यम से हम जल परागण के द्वारा हम जानते हैं। वेलेस्नेरिया में नर और मादा पुष्प जल के अंदर होते हैं, समझ आ गया। जिन पौधों में नर और मादा पौधे के अंदर होते हैं उसी में हमारा जल परागण होता है। तो हमारा जो वेलेस्नेरिया हमारा एक पौधा है वो उसके जो नर और मादा होते हैं वो पुष्प होते हैं, वह पुष्प के जो नर और मादा होते हैं वो हमारे जल के अंदर होते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें परागण होता है तो भ्रूणकोश, तो इसमें जब जैसे हमारा परागण करने की बात आती है, जब वहाँ परागण होता है उस समय हमारा जो परागण जो भ्रूणकोश विकसित हो जाता है, जो परागण बा भ्रूणकोश विकसित हो जाता है और मादा पुष्प को वर्तिकाग्र से लंबी हो जाती है। जो मादा होती है वो पुष्प से लंबी हो जाती है, लंबी होकर वह जल की सतह पर आ जाती है। यानी कि जल की सतह पर कैसे आ जाती है, देखिए जैसे हमारा जल परागण की प्रक्रिया होती है तो तब हमारी जो वर्तिकाग्र होती है, जो पुष्प के वर्तिकाग्र होती है वह हमारे पानी की सतह पर आती है। जैसे ये हमारा पानी है तो ऐसे आ जाती है सतह पर, कौन, वर्तिकाग्र आ जाती है, ताकि जो हमारे पानी से आ रहे हैं जो परागण पानी के माध्यम से, जल के माध्यम से, वो ताकि आते 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 परागण इस पर डायरेक्ट इसके वर्तिकाग्र पर आ सकें। तो आप जान चुके होंगे। तो मैंने बताया था ना इसमें जो जैसे हमारा परागण होता है तभी हमारी में वर्तिकाग्र लंबी हो जाती है, जो कि पानी की सतह पर आकर भी जल को सतह पर आ जाती है और परागण हो जाता है। जो परागण की जो प्रक्रिया है वह हमारे जल परागण के द्वारा हो जाती है, पर परागण, समझ आ गया। अब आता है जैसे हमारा जोस्टेरा यानी कि समुद्री घास है। समुद्री घास का नाम क्या है, जोस्टेरा हमारा। इसमें देखते हैं इसमें कौन सा होता है, नर और मादा पुष्प के जल के अंदर रहते हैं और परागण भी अंदर ही होता है। इससे इम्पोर्टेंट समझ लेना बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि जो हमारा वेलेस्नेरिया है ना, जो वेलेस्नेरिया, इसमें हमारे पुष्प जो वर्तिकाग्र होती है वो पानी की सतह पर आ जाती है। बट जो हमारी समुद्री घास है, जो जोस्टेरा है ना, वह हमारे पानी के अंदर ही रहती है। जो नर और मादा होते हैं जो पुष्प के जल के अंदर ही रहते हैं और उसी अंदर ही अंदर हमारा परागण होता है। आइए इसके लिए हमारी शर्त क्या क्या होती हैं, यानी कि इसके लिए कंडीशन क्या होती है जब जाकर हमारा जल परागण होता है। इसमें हमारे पुष्प छोटे अप्रकट मकरंद सुगंध रहित होते हैं। अप्रकट यानी कि इसमें हमारे ज़्यादा वैसे नहीं होते, ज़्यादा फूले वैसे, यानी कि ज़्यादा प्रकट नहीं होते इसमें पुष्प। तो जो पुष्प होते हैं वो छोटे होते हैं और हमारे अप्रकट होते हैं और मकरंद रहित होते हैं। मकरंद रहित यानी कि मकरंद नहीं होता है इसमें, यानी कि जो चिपचिपा होता है वह वो भी नहीं होता। और इसमें हमारा सुगंध रहित होता है, हमारा सुगंध रहित होता है, यानी इसमें कोई सुगंधित। आप पानी में जाना देखना, कभी सुना तुमने कि पुष्प में से खुशबू आ रही है पानी के में से, नहीं। इसमें हमारे सुगंध रहित होते हैं और पुष्प होते हैं। और हमारे जो वर्तिकाग्र होते हैं वो चिपचिपी व मोमी युक्त होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो वायु के माध्यम से जो परागण आ रहे हैं वह हमारे परागण डायरेक्ट वर्तिकाग्र पर चिपक जाएं, चिपचिपे होते हैं। वर्तिकाग्र हमारी चिपचिपी होती है और मोमी युक्त होती है। जब हमारे परागण आएंगे, परागण आते रहते आते हैं तो तब हमारे उस वर्तिकाग्र पर आसानी से चिपक जाएं, तो इसलिए हमारी चिपचिपी और मोमी युक्त होती है। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो हमारे जल परागण होता है उसमें हमारी जो पुष्प की वर्तिकाग्र होती है वह चिपचिपी व मोमी युक्त क्यों होती है। तो आप सिंपल से कह देना क्योंकि जो परपरागण की जो प्रक्रिया है वह संपन्न हो सके, जो वायु जल के माध्यम से जो परागण आ रहे हैं वो ताकि आसानी से इससे चिपक जाएं, आगे बहकर ना जाएं। इसीलिए हमारी जो परागण जो है वर्तिकाग्र होती है वह चिपचिपी व मोमी युक्त होती है।
परागण हल्के व मोमी परत युक्त होते हैं। समझा कि हल्के होते हैं और मोमी परत युक्त होते हैं। जब मोम इसमें मिलेगा, मोम इसमें मिलेगा तो दोनों चिपक जाएंगे। समझ आ गया। तो और इसमें जिसके कारण पानी के बहाव से ये खराब ना हो। क्यों होते हैं परागण चिपचिपे मोमी युक्त? क्योंकि इसमें हमारा पानी के जो भाव मैंने बताया ना, पानी के भाव से आगे ना जा सकें। कीट परागण यानी कि कीट परागण किस किस के माध्यम से होते हैं? कीट इसमें कौन कौन से आते हैं? अब देखिए इसमें आप आश्चर्यचकित होंगे कि इसमें कौन कौन से कीट आ रहे हैं। इसमें देखो मधुमक्खी भी आती है, भौरे भी आते हैं, तितली होती है, वर्र होते हैं जो हमारे कहते हैं वर्र, जो ततैया कहते हैं इसको, और हमारी चींटी भी आती है इसमें, और शलभ भी आती है, पक्षी बस चमगादड़ भी आती है, और इसमें हमारी छपकली भी आती है। कौन भी आती है? छपकली भी आती है इसमें कीट परागण में। तो आवश्यक लक्षण इसमें देखते हैं। जो हमारे पुष्प होते हैं वह रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, क्योंकि जो कीट हैं इसी रंगीन के कारण इसमें आकर्षित हो, इसके जो रंग को देखकर हमारे जो कीट हैं वो इसकी ओर आकर्षित हों, तो उस पर बैठते हैं। और इसमें सुगंधित होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कीट होते हैं वह सुगंध लेने के लिए आते हैं। और इसमें मकरंद युक्त होते हैं। मकरंद कुछ हमारी जो मैंने देखा था ना, बताया ना, इसमें जो बर्र होती है, जो बर्रे हमारी ततैया कहते हैं, ततैया कहते हैं ना, वो आती है मकरंद के लिए। तो मकरंद लेने के कारण जिस पर हमारे उसके पैरों से वो क्या चिपक जाते हैं? परागण चिपक जाते हैं। जब वो अन्य पुष्प पर जाती है मकरंद लेने के लिए, तब वहाँ पर उसके पराग को उसके जो हमारे स्त्री केसर होते हैं उसके वर्तिकाग्र पर छोड़ जाती है, जिसके कारण जो है परागण की जो कंडीशन होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो हमारी संपन्न हो जाती है। तो जिसके कारण हमारे आकर्षित होते हैं कीट। इन्हीं के कारण ही मैंने बताया ना, पुष्प रंगीन होते हैं, सुगंधित होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। इन्हीं के कारण हमारे कीट इस पुष्प के आकर्षित होते हैं। तो कंडीशन आए आप जान चुके होंगे। तो पुंकेसर पुष्प के अंदर की ओर होता है। जो हमारा पुंकेसर होता है वो पुष्प के अंदर की ओर होता है। पुष्प यानी कि जो हमारा अंदर होता है ना। और परागण चिपचिपे व गोल। कैसे? परागण चिपचिपे व गोल तथा वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है। समझ आ गया। जो परागण होते इसमें भी चिपचिपे होते हैं, ये गोल होते हैं, तथा वर्तिकाग्र भी चिपचिपा होता है। तो और जैसे हमारे उदाहरण के लिए ले ले एग्जाम्पल के लिए, जैसे गुलाब होता है, सूरजमुखी होती है और गुड़हल होती है। इनमें हमारा कौन सा होता है? कीट परागण होता है। कौन सा होता है? हमारा कीट परागण होता है। तो हम कीट परागण को एक के द्वारा हम समझते हैं। जैसे साल्विया में, जो साल्विया हमारा पौधा है उसमें कैसे होता है? इसको हमारा लीवर क्रिया विधि भी होती है, यानी कि इसको लीवर क्रिया विधि। इसका फूल द्विओष्ठी होता है। समझ आ गया। इसमें कीट परागण कुछ बंदर की प्रजातियों के घोंकों के उपवन से होती है। कीट परागण बंदर प्रजातियों के होते हैं। गोलों से उपवन छिपकलियों द्वारा भी, यानी कि जो हमारी छिपकली होती है, उपवन की जो छिपकलियाँ होती हैं ना, उनमें भी छिपकलियों के द्वारा भी हमारा कीट परागण होता है। कीट को इसमें परागण के माध्यम से मकरंद मिलता है। अब इसमें लाभ क्या होता है? इसके लाभ क्या होते हैं कीटों को? तो इसके लाभ होते हैं, हमारे जो कीट होते हैं उनको मकरंद मिलता है, तथा कुछ पौधों को अपने अंडे रखने का स्थान मिलता है। स्थान कैसे मिलता है? जो हमारा एमोरफोफेलस जो का पुष्प होता है वो 6 फुट ऊंचा होता है। कैसा होता है? 6 फुट, यानी कि 6 फुट आप लगा सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उनकी भी इतनी हाइट नहीं होती, 6 फुट ऊंचा होता है। ताकि इसके कारण क्या कहते हैं, जो हमारा एमोरफोफेलस है, इसका नाम याद कर लेना, एमोरफोफेलस। अब इसको याद कर लेना बिल्कुल भी। तो इसमें एक फ़ायदा क्या होता है, जो पुष्प होते हैं, जो हमारे कीट होते हैं, वो हमारे इस पर आते हैं और इसमें अपने अंडे रख जाते हैं। और जब अंडे वो हमारे किसी अन्य पर जाते हैं तो उसके कारण हमारा परागण हो जाता है। तो इनको हमारे जो कीट होते हैं उनको फ़ायदा भी मिलता है। कुछ को मकरंद मिलता है, किसको अंडे रखने का स्थान मिलता है। और जैसे शलभ कीट अपने अंडे तथा युका पादप के पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में रखता है। जो हमारा शलभ कीट होता है, एक शलभ होता है हमारा जो कीट है, वह अपने अंडों को किस में रखता है? युका पादप, यानी जो युका एक पादप है उसके पुष्प के जो अंडाशय होता है उसका कोष्ठक में रखता है, यानी कि उसके अंदर में रखता है। जैसे हमारा जो पुष्प है हमारा है, इसके अंदर रखता है।
तो आई होप इसके अंदर रखता है, इसके ओस्टक में रखता है। और सलब का लार्वा अंडे से बाहर, जो सलब का जो लार्वा है वह अंडे से बाहर बीज को विकसित होने पर निकलता है। यानी कि जो सलब का जो लार्वा होता है वो अंडे से बाहर बीज के विकसित होने पर निकलता है। जो हमारा बीज होते हैं वो विकसित होते हैं, तभी इसका जो सलब का जो अंडे का सलब लार्वा होता है अंडे का, वो तभी निकलता है। तो आई होप आप जान चुके होंगे कि इसमें हमने बहुत लंबी वीडियो कर दी है, बट 15 मिनट की वीडियो ज़्यादा नहीं है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आज से लिखे नोट्स ला रहा हूँ, प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना। आपको सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, अगर हमारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आप नए हैं तो नए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें, वो भी इन नोट्सों को लिख सकें। तो आई होप आप जान चुके हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।